जय हिंद साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं साइंस का एक सेट, जिस सेट में का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं और सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए मेरे दोस्त हम देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो मेरे दोस्त प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन का बात की जाए तो ऑप्शन ए जंतुओं में, बी है कवकों में, सी है परजीवियों में। तो जितने भी ऑप्शन डी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन डी को छोड़ करके जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किसी में वो पर क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है और केवल ऑप्शन डी है जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। बात की जाए ऑप्शन का तो ऑप्शन ए है आपका यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और बात की जाए यहाँ पे स्रावित होने का, तो यहाँ से बाबू आपका स्रावित होता है पीतरस। क्या स्रावित होता है? पीतरस, जो कि पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। बात की जाए ऑप्शन नंबर बी का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट, अमाशय। अमाशय आपका बिल्कुल सही है। अमाशय की दीवारें जो होती है जठर ग्रंथियों से मिलकर के बनी होती है और यहीं से जठर रस स्रावित होता है, जिसका मुख्य अवयव HCl होता है। अगला ऑप्शन है आपका अग्न्याशय, पैंक्रियाज, जिसमें बाबू लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है और वहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है। और बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी मुंह का, तो यहाँ से सलाइवा स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? सलाइवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, बात की जाए बाबू ग्रंथियों का, तो देखिए एड्रीनल ग्रंथि जो होता है आपका बाबू वृक्क के थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है और इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन इससे स्रावित होता है। बात किया जाए बाबू मेडुला का, तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। और थायराइड ग्रंथि जो है मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, तो बात की जाए छोटी ग्रंथि का, तो ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह सभी ग्रंथियों पे नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टेथोस्कोप, बी है एमीटर, सी है लैक्टोमीटर और डी है एस्फिग्नोमेनोमीटर। बात किया जा रहा है रक्तचाप का, तो स्टेथोस्कोप से हृदय की गति मापी जा सकती है, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। एस्फिग्नोमेनोमीटर, रक्तचाप जिस उपकरण से मापी जाती है उस उपकरण को एस्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, बी है पौधों में, सी ऑप्शन है पौधों और जंतुओं दोनों में और डी आपका है नॉट यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई सही नहीं है। तो बात की जाए मेरे दोस्त ऑप्शन का, तो यहाँ पे जंतुओं में जितनी भी जल का अपशिष्ट मात्रा होता है उसका केवल और केवल उत्सर्जन होता है, न कि वाष्प उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पौधों में जल का जो अवशेष मात्रा बचता है वो पत्तियों के स्टोमाटा या फिर उनके तनाव के स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है और यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो मेरे दोस्त बात की जाए यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो वृक्क में। वृक्क का तो काम है बाबू छानना, यहाँ पे रक्त छनाता है तो यहाँ पे यूरिया को अलग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा में यूरिया जाता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। जितने भी नाइट्रोजनी पदार्थ प्रोटीन वगैरह होते हैं उनके यकृत में जाकर के पचते हैं और पचने के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ का निर्माण यकृत में होता है और यहीं से बाबू यूरिया कहाँ हो जाता है, ब्लड में मिक्स होता है। कहाँ से? यकृत से। ठीक है, चलिए लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम पीछे बताए हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन ए है अंडाशय में, यह बाबू मादा जननांग का भाग है अंडाशय। बी है अमाशय में, अमाशय स्टोमेक को बोलते हैं और अमाशय पेट को बोलते हैं मेरे दोस्त। और इसका पूरे शरीर में 3 भाग अमाशय का कुल 3 भाग पाया जाता है। एक भाग को कार्डियक, दूसरे को पाइलोरिक और तीसरे को फुंडिक कहा जाता है।
ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। यहाँ पे अग्न्याशय में लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं पाई जाती है और केवल वो अग्न्याशय में पाई जाती है। और ब्रीक जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्या है? प्रमुख उत्सर्जी अंग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, ये चीज़ें करने वाली है। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पे 1.2 से 1.4 kg तक होता है। अगर बात की जाए बाबू, इसमें महिलाओं का मस्तिष्क का वजन 1.3 अप्रोक्स होता है और पुरुषों का मस्तिष्क का वजन जो होता है 1.4 कैरेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवहन चैप्टर से अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जंतुओं में, बी है जाइलम में, सी है फ्लोएम में, डी है एक कोशिकीय पौधों में। तो राइट आंसर का यहाँ पे बात की जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। फ्लोएम में चालनी नालिकाएं पाई जाती है। फ्लोएम एक सम्मोहन उत्तक है जो कि पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और यह पौधों के पत्तियों में बनने वाले भोजन को उसके सभी भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वाष्पोत्सर्जन चालनी नालिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। फ्लोएम में चालनी नालिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जाइलम भी एक सम्मोहन उत्तक है जो कि पौधों के जड़ों से जल को सम्मोहित करता है। कहाँ तक? पौधों के पत्तियों तक। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी का पूरा नाम होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हर बार के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन का बात किया जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि एडिनो ट्राइसाइन फॉस्फेट। और अगला को ऑप्शन डी जो आपका कह रहा है कि ट्राई एडिनोसाइन फॉस्फेट। और बात की जाए यहाँ पे राइट ऑप्शन का मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मोहन उत्तक है? निम्नलिखित में कौन सा सम्मोहन उत्तक है? अगला देखिए आप लोग, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, एपिडर्मिस। ये देखिए कोशिकाओं का पार्ट है एपिडर्मिस। फ्लोएम का अगर बात की जाए तो अभी हम पीछे क्वेश्चन में बात किए कि फ्लोएम एक सम्मोहन उत्तक का कार्य करता है और यह पौधों में भोजन को बाबू डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। अगला ऑप्शन है जाइलम। तो यहाँ पे बात की जाए राइट ऑप्शन का मेरे दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। बी और सी दोनों क्या है? सम्मोहन उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि स्टोमाटा के खुलना और बंद होने की क्रिया, स्टोमाटा की खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इनमें कौन स्टोमाटा की खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए है द्वार कोशिकाएं, बी है सहचर कोशिकाएं, सी है चालनी नलिकाएं, डी है मूल रोम। बात कीजिए राइट ऑप्शन का, तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, बात किया जाए बाबू उत्सर्जी अंग का, तो वे सभी अंग जो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं या फिर सभी हानिकारक पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। रक्त का अगर बात किया जाए तो बाबू रक्त परिवहन तंत्र का एक भाग है। संवेदी ग्रंथियाँ, ये अनुक्रिया को बाबू प्रत्येक क्रिया के बराबर अनुक्रिया को करती हैं। ठीक है, अग्न्याशय का बात किया जाए तो इससे एक हार्मोन स्रावित होता है अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, इंसुलिन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। ब्रीक एक उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन में अगर बात किया जाए जो कोई अगर उत्सर्जी अंग है तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंड्रोजेन एक है, ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है, एंड्रोजेन एक है। तो यह एक लिंग हार्मोन है, एंड्रोजन एक लिंग हार्मोन है। तो देखिए कौन सा है? ऑप्शन ए है नॉरलिंग हार्मोन, बी है मादा लिंग हार्मोन, सी है पाचक रस, डी इनमें से सभी।
तो बात कीजिए बाबू यहाँ पे राइट आंसर का, तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये केवल और केवल नर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नर में। और मादा में जो पाया जाता है उसे प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही यहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है काफ़ी मस्त क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ए है स्पर्शक द्वारा, बी है जीभ द्वारा, सी है कुटपादों के द्वारा और डी है मुंह के द्वारा। तो देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन करने के लिए कोई विशेष स्थान और भोजन पचने के बाद अपशिष्ट पदार्थों का परित्याग करने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं पाया जाता है। ये केवल और केवल कुटपादों के द्वारा संपन्न होता है। अमीबा अगर अपने भोजन के संपर्क में जाता है तो वो क्या करता है? अपने कुटपाद को फैलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इसके बाद वो भोजन को अंततः पकड़ लेता है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली का श्वसन अंग होता है। ऑप्शन का बात कीजिए तो ए है क्रिया, ठीक है, बी है गिल्स, सी है त्वचा, डी है फेफड़ा। तो बात कीजिए बाबू मछली का, तो मछली का श्वसन अंग गिल्स या गलफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। त्वचा, जितने भी जमीन के अंदर रहने वाले जीव हैं सभी त्वचा से शोषण करते हैं। फेफड़े का अगर बात की जाए तो फेफड़े से केवल और केवल सभी स्तनधारी शोषण करते हैं। ठीक है, इनमें अपवाद हो जाता है मेढक। मेढक का श्वसन अंग 3 होता है क्योंकि वो बाबू 3 स्थान पे रह सकता है। मेढक जब पानी में होता है तो गिल्स से शोषण करता है, गलफड़ा से। जब वो जमीन के अंदर होता है तब त्वचा से, और जब जमीन पर होता है तब वो फेफड़ा से। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर। उभयलिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर। ऑप्शन ए का बात की जाए तो केचुआ, बी है मेढक, सी है मछली और डी है कछुआ। बात की जाए राइट आंसर का मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है और जिसका ऑप्शन भी काफ़ी मस्त है मेरे दोस्त, कि निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्गन। ठीक है, ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, बी अंगूठा, सी है कान, डी है अपेंडिक्स। तो बात की जाए यहाँ पे राइट आंसर का मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स का कोई भी कार्य नहीं है। अपेंडिक्स का कोई भी कार्य नहीं है, ठीक ना। और ये इसका हिंदी होता है पुच्छ। क्या होता है? पुच्छ, ठीक ना। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी मस्त क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, बी स्त्रीकेसर, सी अंडाशय, डी बीजांड। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन का बात किया जाए तो यहाँ पे बाबू अंडाशय, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमीबा में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा जनन होता है, या किस विधि द्वारा जनन होता है या होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। अमीबा में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन। तो मुकुलन मेरे दोस्त ईस्ट में होता है। ठीक है, बी है विखंडन, बीजाणु जनन ये हरे पौधों में होता है, डी है सभी। तो यहाँ पे बात की जाए राइट ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। अमीबा में या तो विखंडन होता है या फिर द्विखंडन भी इसी को लिखता है मेरे दोस्त। तो कंफ्यूज नहीं होना है, या आपका विखंडन हो जब बात अमीबा की होगी तो या तो विखंडन होगा नहीं तो द्विखंडन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग होता है। ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली। ए है कॉर्निया, बी है परितारिका और सी है पुतली। बात की जाए ऑप्शन डी का तो डी आपका है दृष्टि पटल या रेटिना। और राइट ऑप्शन का बात की जाए तो मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही राइट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है कि वक्रता त्रिज्या 2 मीटर, वक्रता त्रिज्या जो दे रहा है यहाँ पे 2 मीटर दे रहा है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। अगर किसी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या रेडियस का अगर बात किया जाए,
वो है कितना है, 2 मीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी 50 mm, 50 cm या 50 m या फिर नॉन ऑफ दिस। तो बात कीजिए यहाँ पे राइट ऑप्शन का, तो बाबू डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे आपका रियल आंसर हो जाएगा 100 मीटर। कितना हो जाएगा, सॉरी 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, बात किया जाए 100 सेंटीमीटर का या फिर 1 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद साथियों।